मेडिसिन में अपन ने पिछले क्लास में प्रोटोजोआ जनित रोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, उसके अंदर 3 प्रकार के डिजीज अपन ने देखे थे प्रोटोजोआ जनित रोग में। अब अपन नेक्स्ट करते हैं बाह्य परजीवी जनित रोग। बाह्य परजीवी जनित रोग, एक्टोपैरासाइट डिजीज। एक्टोपैरासाइटिक डिजीज। एक्टोपैरासाइटिक डिजीज में अपन 5 प्रकार के डिजीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइलेरियल डर्मेटाइटिस, फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। दूसरा इसमें देखेंगे मियासिस, मियासिस जिसको नेजल बोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे मेंज, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में खुजली जिसे कहा जाता है मेंज, या इसको माइट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माइट इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में टिक इन्फेक्शन, टिक इन्फेक्शन और लाइस इन्फेक्शन। टिक इन्फेक्शन चीचड़ों का जो संक्रमण होता है उसको टिक इन्फेक्शन कहते हैं। लाइस इन्फेक्शन जो जुएं जो होती है उनका संक्रमण लाइस इन्फेक्शन कहलाता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के डिजीज अपन एक्टोपैरासाइट के अंदर देखेंगे। सबसे पहला डिजीज फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। फाइलेरियल डर्मेटाइटिस, फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो फाइलेरिया क्यों कहा जाता है। फाइलेरिया का हिंदी नाम क्या है? फाइलेरिया का हिंदी नाम है तंतुमय। फाइलेरिया का हिंदी नाम क्या है? तंतुमय। तंतुमय मतलब तंतुमय कर्मी इनको बोला जाता है, तंतुमय कर्मी। यानी कि तंतु के आकार के होते हैं, लंबे जो आकार होता है, लंबा एक छड़ी के जैसा तंतु के आकार के ये होते हैं, इसलिए इनको फाइलेरियल कहा जाता है। सही है। फाइलेरियल डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का इन्फेक्शन या स्किन के ऊपर कोई भी रोग होता है तो उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। फाइलेरियल मतलब फाइलेरिया या तंतुमय कर्मियों के द्वारा स्किन के ऊपर किसी प्रकार का अगर डिजीज होता है तो उसको फाइलेरियल डर्मेटाइटिस कहा जाता है। सही है। अब ये अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग जो फाइलेरिया होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं। फाइलेरिया की जो है ये फाइलेरिया कर्मी जो है तंतुमय कर्मी, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग कर्मी रोग उत्पन्न करता है। सबसे पहले केटल, केटल में फाइलेरियोसिस। केटल के अंदर फाइलेरियोसिस या फाइलेरियो डर्मेटाइटिस, इसको क्यूटेनियस स्टेफेनोफाइलेरियोसिस भी कहा जाता है। केटल के अंदर अगर फाइलेरियल डर्मेटाइटिस होता है तो उसको एक नाम और दिया गया है क्यूटेनियस, क्यूटेनियस स्टेफेनोफाइलेरियोसिस, स्टेफेनो फाइलेरियोसिस, क्यूटेनियस स्टेफेनोफाइलेरियोसिस, ये इसको नाम दिया गया केटल के अंदर मुख्यतः। अब ये जो डिजीज है ये केटल और बफेलो दोनों के अंदर हो सकता है। केटल और बफेलो, इसका रोग कारक कौन है? रोग कारक किसके द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है? कौन सा कर्मी है जिसके द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है? स्टेफेनोफाइलेरिया स्पीसीज। फाइलेरिया स्पीसीज
यानी स्टेफेनोफाइलेरिया स्पीसीज के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है केटल के अंदर। सही है। अब ये स्टेफेनोफाइलेरिया जो है वो जो पशु जो होता है, पशु के जो रोम छिद्र होते हैं जिनको हेयर फॉलिकल्स बोला जाता है, जो रोम फुट्टिकाएं जैसे कि बालों के पास में पाई जाने वाली जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। किसके अंदर? हेयर फॉलिकल्स के अंदर। हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर या उनके बेस के ऊपर ये सिस्ट के रूप में पाए जाते हैं। सिस्ट जैसे कि एक अपन कह सकते हैं, सिस्ट किसे कहा जाता है? सिस्ट एक मतलब केविटी, एक गुहा जो होती है उसको अपन सिस्ट कह सकते हैं। तो उसके अंदर फॉलिकल्स में जो सिस्ट होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इनका संक्रमण जो होता है प्राणी की आंख में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है, कंधे के निचले हिस्सों में हो सकता है। कहाँ कहाँ इनका संक्रमण हो सकता है? हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल तो हर जगह पाए जाते हैं, पूरे शरीर के ऊपर हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, मतलब जो बाल होते हैं वो पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः जो हेयर फॉलिकल्स यानी कि जो बालों की कुटिकाएं जो होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। कौन कौन से स्थान पर इनका संक्रमण सबसे ज्यादा होता है? पशु के कौन कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? आंख के ऊपर संक्रमण हो सकता है। सही है। आंख के अलावा गर्दन पर, इनकी गर्दन के बालों पर यहाँ पे संक्रमण हो सकता है। कंधों पर, कंधों पर, इसके अलावा शरीर के निचले हिस्सों में, शरीर के निचले हिस्सों में, शरीर के निचले हिस्सों में संक्रमण हो सकता है। कान में संक्रमण हो सकता है, कान में संक्रमण हो सकता है। इसको ईयर सोर बोला जाता है। अगर कान में संक्रमण होता है तो इसको ईयर सोर, ईयर सोर उसको बोला जाता है। सही है। इसके अलावा जो हम्प होता है, कुबड़, पशु का जो कुबड़ होता है हम्प, उसके अंदर भी संक्रमण हो सकता है, तो इसको हम्प सोर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हम्प सोर। सही है। ये सारे स्थान हैं पशु के जहां पर स्टेफेनोफाइलेरिया जो है वो संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। कौन कौन से स्थानों पर? आंख के ऊपर, गर्दन के ऊपर, कंधों के ऊपर, शरीर के निचले हिस्सों के ऊपर, कान के ऊपर और कुबड़ जो होता है उनके ऊपर ये संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। अब इस रोग का संक्रमण किनके द्वारा होता है? फैलाव, एपिडेमियोलॉजी। संक्रमण होता है मक्खियों के द्वारा। मक्खियों के द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। मक्खियां, जो होस्ट मक्खियां जो होती है जिनके अंदर ये स्टेफेनोफाइलेरिया अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, सही है, उनको क्या बोला जाता है? होस्ट फ्लाइज। जिनके अंदर ये जो कर्मी जो है अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं उनको होस्ट बोला जाता है। और ये मक्खियां जो होती है, ये जो स्टेफेनोफाइलेरिया जो है वो मक्खियों के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, इसलिए इनको होस्ट फ्लाइज कहा जाता है। और इन होस्ट फ्लाइज के द्वारा, या अपन हिंदी की बात करें तो मेजबान मक्खियां, मेजबान मक्खियां मतलब होस्ट फ्लाइज, इनके द्वारा इस रोग का संक्रमण होता है या इस रोग को फैलाया जाता है। इनके द्वारा ये मक्खियां क्या करती है? इनके जो लार्वा होते हैं, इनके इस कर्मी के लार्वा, इस कर्मी के लार्वा को कहाँ लेके जाती है? पशु के शरीर के ऊपर लेके जाती है। ये मक्खियां, कर्मी जो होता है उसके लार्वा, उसका लार्वा क्या होता है? लार्वा मतलब इसकी एक डेवलपिंग स्टेज होती है। लार्वा क्या होता है? इसे स्टेफेनोफाइलेरिया जो कर्मी है, कर्मी की एक डेवलपिंग स्टेज होती है क्या? लार्वा। और लार्वा जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज भी होगी, क्योंकि ये जो लार्वा यही अवस्था है जो पशु को संक्रमित कर रही है। सही है। इसलिए इसको संक्रमण अवस्था या इन्फेक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्टेफेनोफाइलेरिया जो है इसकी संक्रमण अवस्था कौन सी है? लार्वा। ध्यान रखना, लार्वा। तो ये मक्खियां जो होती है, ये मक्खियां इस कर्मी के लार्वा को पशु के शरीर के ऊपर पहुंचाने का काम करती है, शरीर पर पहुंचाने का काम करती है। और कहां पहुंचाती है? ये सारे
साइट मैंने बताई, आंख, गर्दन, कंधे या शरीर के निचले हिस्से, कान और कुबड़ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर मक्खियां ज्यादा बैठती है, और इस स्थानों के ऊपर ज्यादा बैठेगी तो जाहिर सी बात है ये लार्वा जो है वो शरीर के इन अंगों के ऊपर चला जाएगा और संक्रमण उत्पन्न करेगा। इसके बाद में मक्खियों के द्वारा हो गया। अब इसकी अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजी, सॉरी एपिडेमियोलॉजी होगी इसकी पैथोजेनेसिस दे, रोग जनकता। एपिडेमियोलॉजी रोग जनकता। रोग जनकता मतलब शरीर के अंदर किस प्रकार इनका संक्रमण होता है, किस किस प्रकार की स्टेज यहाँ पे होती है। सबसे पहले मक्खियों के द्वारा, लाई के द्वारा लार्वा जो होता है, कर्मी का लार्वा पशु शरीर पर पहुंचाया जाता है। पशु शरीर पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, ये लार्वा जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंग जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आंख, कान, सही है, आंख हो गया, कान हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया, गर्दन का हिस्सा हो गया, तो स्थानों के ऊपर पहुंचकर ये अपनी वृद्धि करते हैं। लार्वा जो होते हैं वो पशु शरीर पर पहुंचकर वृद्धि करते हैं। पशु शरीर पर ये वृद्धि करते हैं। उसके बाद में ये उन स्थानों के ऊपर घाव उत्पन्न कर देते हैं। ये वृद्धि कहाँ करते हैं, हेयर फॉलिकल्स में। हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनके अंदर वृद्धि करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, घाव उत्पन्न करते हैं, घाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, घाव उत्पन्न करते हैं। इसके बाद ये फाइलेरिया जो है, ये फाइलेरिया माइक्रो फाइलेरिया का निर्माण करेंगे। यही घाव उत्पन्न करते करते वृद्धि भी करते हैं और माइक्रो फाइलेरिया का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण होगा माइक्रो फाइलेरिया का। उसके बाद में फिर ये पुनः दोबारा जो है वो मक्खियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। कौन, माइक्रो फाइलेरिया। पुनः मक्खियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और फिर से इनके अंदर वापस से वही लार्वा का डेवलपमेंट होता है। फिर वो लार्वा जो है वो वापस पशु शरीर के ऊपर ये डालते हैं, सही है। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर ये शरीर के जो हिस्से हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, हेयर फॉलिकल्स के अंदर वृद्धि करते हैं और घाव उत्पन्न करते हैं। घाव उत्पन्न करते करते और वृद्धि करते करते ये फिर से माइक्रोफाइलेरिया का निर्माण करते हैं। फिर उनको वापस से जो मक्खियां होती है वो वापस इनको ले लेती है, फिर वापस वहां पे लार्वा का निर्माण होता है। सही है, ये इसकी हो गई क्या, पैथोजेनेसिस। अब इसके बाद में क्या होता है, जब माइक्रोफाइलेरिया बनते हैं या अपन कह सकते हैं कि जब ये वृद्धि कर रहे होते हैं तो शरीर के ऊपर घाव उत्पन्न होते हैं। तो घाव किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पे देखना। सबसे पहले पेप्यूल का निर्माण होता है। घाव बनाते समय सबसे पहले एक पेप्यूल का निर्माण होता है शरीर में, और भी बहुत सारे पेप्यूल्स का निर्माण होता है। और जब ये पेप्यूल्स आपस के अंदर मिल जाते हैं तो एक बड़े आकार का घाव बनाते हैं। बहुत सारे पेप्यूल्स मिलके, पहले तो एक छोटे पेप्यूल का निर्माण होगा, उसके बाद में बहुत सारे
पेप्यूल्स मिलकर बड़े घाव का निर्माण करते हैं। बड़े घाव का निर्माण करते हैं, जिसकी साइज जो है, इस घाव की साइज 3 से 15 mm की, सॉरी सेंटीमीटर की हो सकती है। इस घाव की जो साइज है, जो बड़े प्रकार का घाव, बड़े आकार का घाव है, इसकी घाव की लंबाई या चौड़ाई कितनी हो सकती है? 3 से 15 सेंटीमीटर व्यास की ये हो सकती है। सही है। इसके बाद में जिस घाव के ऊपर क्या होता है, खुजली होती है, खुजली होती है, इस घाव के ऊपर खुजली होती है और बाल उड़ जाते हैं। बाल उड़ जाते हैं। सही है। ये इसके लक्षण बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो बहुत सारे पेप्यूल्स का निर्माण होता है, यहाँ पे लक्षण लिख लेना, ये लक्षण है इसके, क्लिनिकल साइन जिनको बोलते हैं। पेप्यूल का निर्माण होता है, सबसे पहले एक पेप्यूल, दो पेप्यूल, इसका निर्माण होता है अलग अलग जगह। ये फिर बाद में बहुत सारे पेप्यूल्स मिलकर एक बड़े आकार का घाव का निर्माण करते हैं। इस घाव की साइज क्या हो सकती है? 3 से 15 सेंटीमीटर व्यास का ये हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, खुजली उत्पन्न होगी, यहाँ के बाल जो है वो उड़ जाएंगे। बाल उड़ने के बाद ये जो घाव है उनके ऊपर पपड़ी बन जाएगी, स्कैब जिसको बोलते हैं। इन घावों के ऊपर घावों पर पपड़ी की संरचना बन जाती है। मतलब यहाँ के जो इस घाव के तरल पदार्थ है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। इस घाव का तरल पदार्थ जो है वो धीरे धीरे सूखने लगता है और सूखने के बाद घावों के ऊपर पपड़ी बन जाती है। पपड़ी, इस पपड़ी को क्या कहते हैं? स्कैब। पपड़ी बन जाती है, इन घावों के ऊपर पपड़ी बन जाती है और धीरे धीरे इन पपड़ियों के उतरने पर रक्त स्त्राव होता है। धीरे धीरे पपड़ियां जो होती है वो सूखती रहती है और सूख के शरीर से अलग होती रहती है और उसी दौरान इन घावों से रक्त स्त्राव देखने को मिलता है। रक्त स्त्राव मतलब हेमरेज जैसी कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। सही है। ये हो गए इसके एपिडेमियोलॉजी, होगी रोगजनकता। पैथोजेनेसिस, रोगजनकता मतलब पैथोजेनेसिस, ये पैथोजेनेसिस होगी। ये इसके लक्षण हो गए। इसके बाद में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में मतलब इसकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? पहचान की जाती है स्किन स्क्रैपिंग के द्वारा। स्किन स्क्रैपिंग का मतलब होता है जहाँ पे शरीर पे घाव बने होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन घावों के ऊपर ये फाइलेरिया वहाँ पे उपस्थित होगा। तो जिस स्थान पर ये घाव होते हैं उसके आसपास की जो स्किन होती है उसको रगड़ के उतार दिया जाता है। उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं वो उतार लिए जाते हैं, उनको लेबोरेटरीज में ले जाके फिर उनका परीक्षण किया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? स्किन स्क्रैपिंग बोला जाता है। सही। तो इसके अंदर जब स्किन स्क्रैपिंग की सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है तो वहाँ पे फाइलेरिया दिखाई देता है। कौन सा फाइलेरिया? स्टेफेनोफाइलेरिया वहाँ पे दिखाई देता है। अगर स्टेफेनोफाइलेरिया केटल के अंदर, सीप केटल बफेलो के अंदर दिखाई दे तो स्टेनोफाइलेरिया होगा, और सीप के अंदर हो तो स्ट्रोसोविस हो सकता है। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग रोग, अलग अलग फाइलेरिया अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में आता है उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन ड्रग्स जो है
वो एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी और अंतर परजीवी दोनों के लिए लाभकारी है। सही है। जो शरीर के अंदर जैसे कि आंत के अंदर हो गया, लिवर फ्लूक हो गया। सही है। ये जो फ्लूक्स जो होते हैं वो शरीर के अंदर पाए जाने वाले फ्लूक्स, लंग्स फ्लूक्स, लिवर फ्लूक, किडनी फ्लूक, सही है, उनके ऊपर भी आइवरमेक्टिन काम करती है। और इसके साथ साथ जो एक्टोपैरासाइट जो है वो शरीर के बाहर रह के या त्वचा के ऊपर रह के अपना रोग उत्पन्न करते हैं, उनके लिए भी आइवरमेक्टिन काम में ली जा सकती है। इसकी डोज रेट क्या है? 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसको दिया जाता है। इसका रूट क्या है? सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। इसके अलावा लेवामिजोल, इसकी डोज रेट है 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसको ओरली दिया जाता है। इसको क्या दिया जाता है? ओरली दिया जाता है। अगर फिर भी अगर ये ठीक नहीं होता है, अगर आयुर्वेक्टिन देते हैं, लेवोमिजोल देते हैं, इसके बाद भी अगर स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, 3 से 4 सप्ताह बाद में इनकी डोज फिर से शुरू, इसकी डोज है फिर से शुरू कर देनी चाहिए, दोबारा काम में ले सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह बाद दोबारा काम में ले सकते हैं। वैसे तो जो आइवरमेक्टिन है वो हर दिन नहीं लगानी चाहिए, इसकी केवल एक ही डोज लगाई जाती है। उसके लगभग 1 महीने बाद दूसरी दोबारा अगर जरूरत पड़े तो इसको लगाना चाहिए, अन्यथा इसको नहीं लगाना चाहिए। और जब भी इसको लगाओ तो सिर्फ इसकी एक ही डोज, एक ही दिन इसको लगाया जाता है। और डोज रेट कितनी काम में ली जाती है? 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर सबक्यूटेनियस इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा घाव को अच्छे से साफ करके घावों को अच्छे से साफ करके उनके ऊपर कीटनाशी क्रीम यानी इंसेक्टिसाइड ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। कीटनाशी क्रीम इनके ऊपर लगानी चाहिए। सही, ये हो गया इसका उपचार। क्यूटेनियस स्टेफेनोफाइलेरियोसिस, इसको फाइलेरियल डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। फाइलेरियल डर्मेटाइटिस का ही पार्ट है केटल के अंदर, इसको क्यूटेनियस स्टेफेनोफाइलेरियोसिस कहा जाता है। यानी कि केटल में फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट आता है भेड़ में, सीप में फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। ये तो हो गया केटल की बात होगी। केटल में कौन करता है? स्टेफेनोफाइलेरिया। स्टेफेनोफाइलेरिया स्पीसीज जो है वो केटल के अंदर फाइलेरियल डर्मेटाइटिस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है सीप में। सीप में फाइलेरियल डर्मेटाइटिस, इसको एलायोफोरियोसिस भी कहा जाता है। एलायोफोरियोसिस इसको कहा जाता है। इसका रोग कारक एटियोलॉजी, इसका रोग कारक क्या है? इसका रोग कारक कौन है? इलियोफोरा सेंडेरी। इलियोफोरा सेंडेरी।
इलेफोरा सिनेडरी एक प्रकार की फाइलेरिया है, एक प्रकार का, या अपन कह सकते हैं तंतु रूपी कर्मी है, तंतु रूपी कर्मी, जो सीप के अंदर फाइलेरियल डर्मेटाइटिस उत्पन्न करता है। सीप के अंदर क्या करता है? फाइलेरियल डर्मेटाइटिस उत्पन्न करता है। मुख्यतः यह रोग जो है वयस्क भेड़ों के अंदर ज्यादा होता है। वयस्क भेड़ों में सर्वाधिक होता है, यह डिजीज जो है वयस्क भेड़ों में सर्वाधिक होता है और गर्मी के मौसम में उत्पन्न होता है। गर्मी के मौसम में सर्वाधिक, गर्मी के मौसम में सर्वाधिक होता है। इसका एक लार्वा है, इसका जो लार्वा होता है वो पशु के लार्वा जो होता है लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज में विकसित होता है। इसका जो लार्वा कहाँ विकसित होता है, किस जगह पर विकसित होता है? ये लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज, लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज मतलब जो धमनी होती है, लेप्टोमेनिंजियल इसका नाम है, धमनी का नाम, उसके अंदर इसके लार्वा जो होते हैं विकसित होते हैं। विकसित का मतलब होता है वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सही है। इसके जो माइक्रोफाइलेरिया, जो इसके माइक्रोफाइलेरिया कहाँ बनते हैं? लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोफाइलेरिया का निर्माण होता है। माइक्रोफाइलेरिया का निर्माण होता है। अब ये माइक्रोफाइलेरिया जो होते हैं वो भेड़ के किस स्थान पर पाए जाते हैं? भेड़ के कौन कौन से स्थानों के ऊपर पाए जा सकते हैं? सिर के ऊपर मिल सकते हैं, सही है। इसके साथ साथ चेहरे पर ही अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, पैरों पर और पेट के निचले हिस्से पर, पेट के निचले हिस्से पर, पेट के निचले हिस्से पर ये वृद्धि करते हैं और साथ साथ ये घाव का निर्माण भी कर देते हैं। स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर घाव का निर्माण भी कर देते हैं। जब ये माइक्रोफाइलेरिया वृद्धि करते हैं शरीर के इन हिस्सों के ऊपर, सिर, चेहरा, पैर और पेट का जो निचला हिस्सा है उनके ऊपर वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि करते करते ये घाव भी बना देते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है? खुजली होती है, खुजली उत्पन्न हो जाती है, सही है। और ये हिस्सा जो होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, खुजली की वजह से ये घाव का हिस्सा बढ़ता जाता है, घाव का हिस्सा, घाव का हिस्सा जो है वो बढ़ता जाता है। अब घाव का हिस्सा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात वहां पर रक्त स्त्राव भी ज्यादा होगा, रक्त स्त्राव भी यहाँ पे ज्यादा होगा। इसके बाद में जब इसका तरल सूखेगा, तरल के सूखने पर पपड़ी बनेगी, स्कैब का निर्माण होगा, सही है। किसका निर्माण होगा? स्कैब का निर्माण होगा। इसको क्या बोला जाता है? स्कैब। कई बार क्या होता है, ये परजीवी जो होता है, कई बार ये परजीवी, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि जब ये फाइलेरिया ये है, सही है, ये फाइलेरिया एक कैरोटिड आर्टरी में भी अपनी जगह बनाता है। कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी रह सकता है। कभी कभी ये परजीवी जो है कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी रहता है और कभी कभी उसी स्थान पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। किसकी? कर्मी की। इस कर्मी की मृत्यु भी हो जाती है, जिस वजह से कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। जिस वजह से क्या होगा? कभी कभी कैरोटिड आर्टरी जो होती है ब्लॉक हो जाती है और इसके ब्लॉक होने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है, सही है। ये इसकी पैथोजेनेसिस भी होगी,
वयस्क के भेड़ों में सर्वाधिक होता है, तो ये गर्मी के मौसम में सर्वाधिक होता है। लार्वा, इसका लार्वा जो है वो लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज के अंदर पाया जाता है। और इसका एपिडेमियोलॉजी मतलब वही मक्खियां, मेजबान मक्खियां जिनको बोला जाता है, मेजबान मक्खियां जो है वो इसका वाहक का कार्य करती है, वाहक का या अपन कह सकते हैं इसको फैलाने का काम करती है। इसके लार्वा इनके अंदर डेवलप होता है। इसका लार्वा जो होता है वो मक्खियों के अंदर अपना विकास करता है, मक्खियों के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। जब ये मक्खियां इसके लार्वा को लेके घूमती है और किसी पशु के शरीर के ऊपर बैठती है, तो उसका जो लार्वा होता है वो पशु शरीर के ऊपर चला जाता है। और पशु शरीर के ऊपर जाने के बाद जो लार्वा होता है वो लार्वा लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज के अंदर चला जाता है। किसके अंदर? लेप्टोमेनिंजियल आर्टरीज के अंदर। और वहीं जाके अपनी वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद किसका निर्माण करता है? माइक्रोफाइलेरिया का। अब माइक्रोफाइलेरिया का निर्माण करेगा। माइक्रोफाइलेरिया सतह के ऊपर वापस आएगा और सिर, चेहरे के ऊपर, पैरों के ऊपर और पेट के निचले हिस्सों के ऊपर क्या करेगा? घाव बनाएगा। अब ये घाव जो होते हैं वो धीरे धीरे, इन घावों के ऊपर क्या होती है? खुजली उत्पन्न होती है, जिस वजह से ये घाव धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वहां पे रक्तस्राव होने लग जाता है। अब धीरे धीरे ये रक्तस्राव सूखेगा, सूखने के बाद वहां पे स्कैब का निर्माण होगा। सही है, स्कैब का निर्माण होगा। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस होगी। इसके अलावा ये परजीवी कई बार कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। कभी कभी ये परजीवी जो होते हैं वो कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी पाए जाते हैं। और अगर कैरोटिड आर्टरी के अंदर रहते रहते अगर इस परजीवी की मृत्यु हो जाती है तो कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और इसके ब्लॉक होने की वजह से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। इनके आपको ये रोग कारक जो है इटियोलॉजी ये आपको ध्यान रखनी है। इनके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में कई बार आते हैं, हमेशा आते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो किसी का भी पूछ सकता है, वो चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे पैरासाइटिक हो, किसी का भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में इसकी पहचान, डायग्नोसिस, वही स्किन स्क्रैपिंग के द्वारा, स्किन स्क्रैपिंग के द्वारा इस रोग की पहचान की जा सकती है। सही है, स्किन स्क्रैपिंग मैंने आपको बताया कि स्किन के ऊपर जहाँ इसके घाव या पपड़ी जो बनी हुई होती है उसी के स्थानों के ऊपर आसपास की जो स्किन है उसको रगड़ के उसको हटाया जाता है। वहाँ से हटाने के बाद उसको लेबोरेटरी में ले जाके सूक्ष्मदर्शी से उसकी जांच की जाती है। तो उसके अंदर इसके लार्वा या इसके माइक्रोफाइलेरिया जो है वो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, उसके द्वारा इनको पहचान लिया जाता है। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट में वही आइवरमेक्टिन डोज रेट वही रहेगी आइवरमेक्टिन की। इसके अलावा लेवामिजोल, जिसकी 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसकी है 0.2, इसकी है 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसको सब क्यूटेनियस दिया जाता है। इसकी भी मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसको ओरली दिया जाता है, मुख के द्वारा दिया जाता है। चाहिए। इसके अलावा जो घाव है, घावों के ऊपर जो पपड़ी वो जमी हुई है उसको उतार के वहाँ के ऊपर कीटनाशक क्रीम का काम में ली जाती है। कीटनाशक क्रीम काम में ली जाती है। ठीक है, घावों के ऊपर कीटनाशक क्रीम काम में ली जाती है। इसके अलावा इसमें एक ड्रग्स और काम में ली जाती है, पिपराजिन। पिपराजिन भी इसमें काम में ली जाती है। इसकी डोज रेट है 220 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली। 220 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली पिपराजिन काम में ली जाती है। सही है, पिपराजिन काम में ली जाती है।
ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। जरूरत पड़ने पर 3 से 4 सप्ताह बाद में इसको दोबारा काम में लिया जा सकता है, लेकिन एक समय में इनकी केवल एक ही डोज काम में ली जाती है।